ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को मध्याह्नकालीन प्रणाम। आज की कक्षा में हम काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में बात करेंगे। काई स्क्वायर टेस्ट की अवधारणा क्या है, कहाँ पे इसको प्रयोग करना होता है और हमारे रिसर्च के दौरान डेटा एनालिसिस करने के लिए हम काई स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसके कैलकुलेशन के स्टेप्स क्या है। जब लास्टली हम काई स्क्वायर वैल्यू को निकाल लेते हैं तो टेबल में कैसे देखना है, कैसे क्रिटिकल वैल्यू से तुलना करके निष्कर्ष तक पहुंचना है कि हमने जो नल हाइपोथेसिस बनाया है वो सही है या गलत है। तो मैं शॉर्ट स्लाइड शेयर करता हूं। काई स्क्वायर टेस्ट यानी 218 नंबर। वेट फॉर कपल ऑफ सेकेंड। यस दोस्तों, यदि हमारी रिसर्च डिज़ाइन डिफरेंशियल न होकर रिलेशनल हो तो ऐसी स्थिति में हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए हमें काई स्क्वायर, कोरिलेशन में भी पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, जिसमें दो मुख्य टाइप्स हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन। इसके अतिरिक्त जनरल लीनियर मॉडल, इस तरह के स्टैटिस्टिकल मेजर्स का कंप्यूटेशन करना ज़रूरी होता है। तो रिलेशनल डिज़ाइन में काई स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो हमारा आज चर्चा का विषय है। मैं आगे बढ़ता हूँ। द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काई स्क्वायर is that it does not deal at all with scores. Both variables are represented as categories. This means that for chi-square, the only measure of participant behavior on both variables is what categories participants are allocated. तो काई स्क्वायर टेस्ट लगाने के लिए सबसे पहले आपको जो बात ध्यान देना चाहिए वो है कि आपकी डेटा का मेजरमेंट लेवल क्या है। प्राय हम काई स्क्वायर टेस्ट वहाँ लगाते हैं जहाँ पे लेवल ऑफ मेजरमेंट नॉमिनल लेवल का है, और काई स्क्वायर टेस्ट में हम जो डिफरेंस निकालते हैं वो डिफरेंस मीन का और वेरिएंस का नहीं होता। जो डिफरेंस है वो डिफरेंस फ्रीक्वेंसी के बीच में होता है। लास्टली जब हम काई स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं तो उससे प्रिडिक्ट करते हैं कि जो दो वेरिएबल के बारे में हमें एसोसिएशन पता करना था कि एसोसिएशन है या नहीं है तो सार्थक है या नहीं है, वो जजमेंट हम फाइनली काई स्क्वायर वैल्यू से निकालते हैं।
ये बात मैंने आपको पहले बता दी। यहाँ पे एक उदाहरण है, मैं आपको एक रिसर्च प्रॉब्लम साइट करके काई स्क्वायर के कंसेप्ट और कंप्यूटेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। An example might be to observe whether participants are more likely to be able to solve a problem if they are given a hint. The measure is how many people can solve the problem with and without a hint. And simply यहाँ पे एक प्रॉब्लम है और रिसर्चर ये जानना चाहता है कि अगर लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को पहले हिंट दे दिया जाए तो हिंट पाने वाले बच्चे या लर्नर्स इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्या? यानी हिंट पाने वाले और न पाने वाले के बीच में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी में डिफरेंस होता है क्या, और वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट होता है कि नहीं होता है, वो रिसर्चर का मेन कंसर्न है। आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे आप कैटेगरी बनाएंगे काई स्क्वायर, यानी कंपैरिजन ऑफ द फ्रीक्वेंसी बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज। तो हमारा जो वेरिएबल ए है वो है हिंट्स। तो हिंट्स के यहाँ पे दो लेवल हैं, हिंट्स के दो लेवल हैं, गेटिंग हिंट्स एंड नॉट गेटिंग हिंट्स। और जो आपका वेरिएबल है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसी के ऊपर आप प्रभाव देखना चाहते हैं, हिंट पाने वाले और ना पाने वाले, यानी हिंट्स के बीच में और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बीच में रिलेशन है कि नहीं है। अगर रिलेशन है तो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, ये हमें जानना है। तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, हिंट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और concern is just to know whether there is significant association between hints and problem solving capacity. So hints has two levels, giving hint, giving no hint. इसको हमने कैटेगरी 1 माना है, इसको हमने कैटेगरी 2 माना है। और वेरिएबल बी में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है उसको भी हमने दो भाग में बांटा है, सॉल्विंग प्रॉब्लम, नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो हमारे पास कितने कैटेगरी हो गए? 4 हो गए। जब हम सेल बनाएंगे इसमें तो 4 बनेंगे। आगे बढ़ता हूं। काई स्क्वायर कब यूज करना है मैंने आपको पहले बता दिए, जब हमारे पास कैटेगरीज हो, मेजरमेंट का लेवल नॉमिनल हो, ये तो मैंने बता दिए। मैं आगे उदाहरण में पहुंच चुका हूं और आगे हम बढ़ते हैं। और रिसर्च हाइपोथेसिस जो हम बना रहे हैं ये दूसरी प्रॉब्लम है। इस यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया है ये मैं जस्ट आपको कैटेगरी समझाना चाहता था। आगे हम जो रियल में यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, जो मैं डाटा आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ वो दूसरी प्रॉब्लम से संबंधित है। ये रिसर्च प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। इसी से संबंधित हम सवाल करेंगे अभी। और 100 पार्टिसिपेंट्स आर सेलेक्टेड, one group of 50 social science students and another group of 50 टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स। यानी आपके पास 100 बच्चे में से 50 सोशल साइंस के हैं, 50 टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं। तो एक तो आपका वेरिएबल है वो है आपका प्रोग्राम, यानी एक सोशल साइंस है, एक टेक्नोलॉजी स्टूडेंट है। दूसरा और क्वेश्चनर
is sent to all the students asking them to report whether their study patterns fall into one of three categories. तो हमने एक क्वेश्चनर बनाया है और इस क्वेश्चनर में जो क्वेश्चन है, आइटम है, उनकी जो आंसर हमें देना है वो 3 ऑप्शन है उसमें. There are 3 options in the categories of responses. तो 2 वेरिएबल हो गए. अब इसको हम आगे देखते हैं कि टेबल में कैसे टेबुलेट करना है. ये रिसर्च हाइपोथेसिस, ये प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको शो किया है, उससे संबंधित रिसर्च हाइपोथेसिस है. रिसर्च हाइपोथेसिस में रिसर्चर क्या लिख रहा है? द रिसर्चर प्रेडिक्टेड दैट अ हायर proportion of technology students would use regular study patterns as compared with social science students. यानी जो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनका सोशल साइंस के तुलना में रेगुलर स्टडी पैटर्न ज़्यादा होगा, यानी उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा. ये हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस है. इसको हमें यहाँ पे टेस्ट करनी है. तो जरा हम इसको देख लेते हैं. और जो क्वेश्चनर थी, क्वेश्चनर के 3 ऑप्शन है: रेगुलर डे टू डे स्टडी, इरेगुलर ब्रस्ट ऑफ स्टडी, मिक्सचर ऑफ बोथ काइंड्स ऑफ स्टडी. तो जो हमने क्वेश्चनर लर्नर्स के साथ भरानी थी उसके 3 ऑप्शन है. आप कौन से स्टडी के पैटर्न को, मोड को प्रीफर करेंगे? तो पहला ऑप्शन है रेगुलर डे टू डे स्टडी, दूसरा था इरेगुलर ब्रस्ट ऑफ द स्टडी, थर्ड था मिक्सचर ऑफ बोथ काइंड्स ऑफ स्टडी. तो इस तरह से क्वेश्चनर भरवाने पर हमें जो जवाब मिला वो इस प्रकार है. 44 लोगों ने, जो सोशल साइंस के 44 लोग हैं, there are 44 replies from social science from technology. These replies about study pattern allocated to these 3 categories. The results are shown in table 20.1. इसको मैं टेबल में शो करता हूँ. यहाँ से हम समझ लेते हैं. हमारे पास जो पहला वेरिएबल था दैट इज द प्रोग्राम, यानी कोर्स भी आप कह सकते हो. कोर्स 2 थे, एक तो सोशल साइंस थी, दूसरा टेक्नोलॉजी स्टडी था. तो इनके सोशल साइंस के और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स में 50 इधर थे 100 में से, और 50 इसमें थे. ये हमारा रियल था. क्या एक्सपांड करूं? ये मुझे बार बार कोई कह रहा है एक्सपांड करिए सर. क्या एक्सपांड करना है? स्लाइड नहीं दिख रहा है? अक्षय, स्लाइड नहीं दिख रहा है? हेलो अक्षय, आर यू लिसनिंग टू मी? सुरेंद्र, सुरेंद्र, स्लाइड तो दिख रहा है सर. हाँ, तो ये बार बार मुझे कौन मैसेज कर रहा है एक्सपांड एक्सपांड? व्हाट शुड बी एक्सपांडेड हियर? स्पॉट करने के लिए होगा सर, स्पॉट करने के लिए होगा स्लाइड को. बीच में इंटरप्शन ना. मैंने ओके, आई वाज जस्ट डिस्कसिंग द chi-square टेबल. लेट मी हाईलाइट. हमारे पास 2 ग्रुप थे, कोर्स के 2 टाइप थे, सोशल साइंस और टेक्नोलॉजी. तो इसमें इनिशियली 50 थे, इसमें 50 थे. आई थिंक ये हमारा सवाल में ही था ये चीज़.
तो हमने जो 100 बच्चे से क्वेश्चनार भराया है, क्वेश्चनार के जवाब हमें 3 कैटेगरी में प्राप्त होना था। मतलब हम ये पूछ रहे थे कि आप कौन सा स्टडी पैटर्न को पसंद करेंगे, रेगुलर, इरेगुलर, मिक्स्ड। तो इसमें से जो 6 बच्चे हैं, सोशल साइंस के 6 बच्चे हैं, उन्होंने बोला कि हमको रेगुलर पसंद है। और इसी तरह से टेक्नोलॉजी के जो 10 बच्चे थे, उन्होंने रेगुलर पसंद की बात करी। और आपके ये जो 15 बच्चे सोशल साइंस के थे, उन्होंने इरेगुलर स्टडी में टिक लगाया। इसी तरह से 8 टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट ने इरेगुलर में लगाया क्योंकि हमें इस तरह की स्टडी पैटर्न पसंद है। इसी तरह से 23 जो सोशल साइंस के स्टूडेंट थे, उन्होंने बोला कि हमको रेगुलर इरेगुलर दोनों मिक्स चाहिए, दोनों मोड से टीचिंग चाहिए। इसी तरह से टेक्नोलॉजी के 24 बच्चों ने जवाब दिया कि हमको भी रेगुलर इरेगुलर दोनों मिला के टीचिंग चाहिए। तो यहाँ पे ये रियल में लोगों ने हमें क्वेश्चनर में जवाब दिया है, वो जवाब है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें काई स्क्वायर वैल्यू निकालनी है और इससे ये परखना है अब कोर्सेज जो कोर्सेज के लर्नर अलग, 2 कोर्सेज के विद्यार्थी हैं, उन यानी कोर्सेज और स्टडी पैटर्न के बीच में सिग्निफिकेंट रिलेशन है या नहीं है, ये काई स्क्वायर का यहाँ पे मेन कंसर्न है। यहाँ पे स्टडी पैटर्न्स, इधर आपका क्या है, इधर आपकी है कि कोर्सेज। ये दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है कि नहीं है, ये आपका कंसर्न है। तो यहाँ पे हम इस सेल में देख, हमारे पास कितने कॉलम हैं, हमारे पास कॉलम 3 है, 1 2 3, और रो कितने हैं, 2 है, 1 2। हमारे पास 3 कॉलम है यानी 2 रो है। तो हमारी टेबल कैसी है, 2/3 है। हमारी जो कंटिजेंसी टेबल है यहाँ पे कितनी है, 2/3। 2 मीन्स 2 रो, 3 मीन्स 3 कॉलम्स। तो इस तरह से हमने कॉलम टोटल्स निकाल लिया। C1 टोटल है, दिस इज C2 टोटल, C3 टोटल, दिस इज R1 टोटल, दिस इज R2 टोटल, एंड दिस इज ग्रांड टोटल। ठीक है। अब हमें हर सेल से संबंधित एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। जो आप देख, यहाँ पे हमारे पास 6 सेल हैं। 6 सेल में से जो आप वैल्यू देख रहे हैं, ये वैल्यू सारे के सारे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के हैं। अब आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का ये फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। FE इज इक्वल टू होता है रो टोटल टाइम्स कॉलम टोटल बाय ग्रैंड टोटल। ये आपकी जनरल फार्मूला है, ये आप याद कर लीजिए। और आपको यहाँ पे हर 6 सेल में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। अगर आप सेल 1 के लिए देखेंगे तो सेल 1 में रो टोटल 16 है, कॉलम टोटल 44 है, ग्रांड टोटल 86 है। ग्रांड टोटल सबके लिए एक ही होता है, यहाँ भी 86 है, यहाँ भी 86 है, सभी के लिए ग्रांड टोटल सेम होगा। तो सेल 1 की FE इतनी आई, सेल 2 की, सेल 3 की, सेल 4 की, सेल 5 की, सेल 6 की। हमने 6 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज थे, सभी के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल ली। कौन सी फार्मूला यूज करके,
रो टोटल टाइम्स कॉलम टोटल बाय ग्रांड टोटल। एक बार मैं आपको टेबल दोबारा दिखाता हूं। ये आपका सेल 1 के लिए, ये सेल 1 है, इसके लिए रो टोटल कितनी है 44, दिस इज रो टोटल है। इसके लिए कॉलम टोटल कितनी है 16, दिस इज कॉलम टोटल। और ये सेल 1 के लिए यानी 6 के लिए ग्रैंड टोटल कितनी है 86, दिस इज ग्रैंड टोटल। तो आप जब आप इसके लिए एफ निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रो टोटल टाइम्स कॉलम टोटल बाय ग्रैंड टोटल। तो रो टोटल कितनी है 44 टाइम्स कॉलम टोटल कितनी है 16, और इसी तरह से ग्रांड टोटल कितनी है 86। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, जितना आएगा वो इसके लिए फ्रीक्वेंसी होगी, और सभी के लिए ये सेम फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपने सभी के लिए निकाल ली। अब इसके बाद काई स्क्वायर की फॉर्मूला आती है, ये आपने मास्टर में जरूर पढ़ा होगा। आप सब लोग अधिकतर नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड है। काई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होल स्क्वायर बाई ई। मतलब ये मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, एफ को, इसको हम एफ ओ भी कह सकते हैं। एफ ओ मीन्स ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ये एफ ही है, इसको हम एफ ही ऐसा कह सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिग्मा एफ ओ माइनस एफ ही होल स्क्वायर बाई एफ ही। ये काई स्क्वायर की जनरल फार्मूला है, यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होल स्क्वायर बाई एफ ही। हमारे पास 6 सेल हैं, ये सेल 1 के लिए है, ये सेल 2 के लिए है, ये सेल 3 के लिए है, ये सेल 4, सेल 5, सेल 6। तो इस तरह से आप निकालेंगे तो फाइनली का स्क्वायर वैल्यू आया 3.11। अब हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज करना है, डी एफ इज इक्वल टू डी एफ इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है इसका मतलब होता है r माइनस वन टाइम्स c माइनस 1। ये आपकी जनरल फार्मूला है। तो r का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, c का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमारे पास ये आपको उल्टा कर लीजिए, एक ही बात है, c माइनस 1 टाइम्स r माइनस 1 भी कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितनी 3 थी, 3 माइनस 1। नंबर ऑफ रोज कितने थे 2, 2 माइनस 1। तो दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब टेबल कैसे देखना है, हम वहां तक पहुंच चुके हैं। हमारी काई स्क्वायर वैल्यू कितनी आई है 3.11। 3.11 डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। तो जो आपने यहाँ पे काई स्क्वायर वैल्यू कंप्यूट किया है, निकाला है, अगर ये वैल्यू टेबल के वैल्यू से बराबर या ज़्यादा होगा तब आपकी नॉल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। अगर आपकी ये वैल्यू टेबल के वैल्यू से कम होगा तो नॉल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगी। ये आपका निष्कर्ष तक पहुंचने का तरीका है। तो हम आगे पहुंचते हैं, टेबल को देखते हैं। ये हमारी काई स्क्वायर टेबल है। तो काई स्क्वायर टेबल में हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 में देखना है। हमारी जो वैल्यू कितनी थी काई स्क्वायर की
4.33 थी आई थिंक, जो हमने काई स्क्वायर निकाला है इट वाज 4.33। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 4.33 में, अब एक बात आपको यहाँ पे और ध्यान देना है कि आपकी जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको देखनी है, 1 टेल के लिए देखनी है या 2 टेल के लिए देखनी है। जो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ ये 2 टेल के लिए है। अगर आप 1 टेल के लिए करेंगे तो ये हो जाएगी, आधा हो जाएगी, आधा हो जाएगी, आधा 2 टेल के लिए, यस 2 टेल के लिए आधा हो जाएगी। तो पहले तो 1 टेल के लिए आधा हो जाएगी, 2 टेल के लिए बता रहा हूँ अभी। तो अब जरा हम देख लेते हैं, हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू 4.33 थी, तो ये हमारी वैल्यू 4.33 इससे भी कम है, 0.10 के लिए भी कम है। इसका मतलब नॉन हाइपोथेसिस यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होगा। एक बार मैं काई स्क्वायर की वैल्यू दोबारा चेक कर लेता हूँ। ओ सॉरी, 3.11 था हमारा वैल्यू, 3.11 जो हमने काई स्क्वायर निकाला था, इट वाज 3.11। हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 थी, तो हमारी ये वैल्यू है, इससे भी कम है, इससे भी कम है, इससे भी कम है, इससे भी कम है, और सभी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए कम है। इसका मतलब हम यहाँ पे नॉन हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो नॉन हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो रिसर्च हाइपोथेसिस वो गलत हो गया। द रिसर्च हाइपोथेसिस जो हमने ऑलरेडी बनाया था, that more technology students would use regular study pattern as compared with social science students was not supported। हम जो नॉल हाइपोथेसिस बनाया वो रिजेक्ट हुआ ही नहीं। नॉल हाइपोथेसिस ये कहता है कि मोर टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द स्टडी पैटर्न्स ऑफ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स एंड सोशल साइंस स्टूडेंट्स। तो नॉल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ ही नहीं, तो वही सही हो गया। रिजेक्ट नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ, नॉल हाइपोथेसिस सही हो गया। तो हमारी जो रिसर्च हाइपोथेसिस थी ये गलत हो गई। तो इससे हमें क्या पता चला, क्या निष्कर्ष निकला कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन स्टडी पैटर्न एंड कोर्सेज। हमारी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके बीच में हम एसोसिएशन देखना चाहते थे वो क्या थे, स्टडी पैटर्न, मोड ऑफ स्टडी एंड कोर्सेज। कोर्सेज में हमने दो लिया था, साइंस, सोशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जो हमारी स्टडी पैटर्न में 3 थे, रेगुलर, इरेगुलर एंड मिक्स्ड। तो फाइनली ये डेटा एनालिसिस के बाद हम इस निष्कर्ष तक पहुंच पाए हैं कि स्टडी पैटर्न और कोर्सेज के बीच में कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है। इस तरह से काई स्क्वायर के द्वारा हम दो वेरिएबल के बीच में सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है या नहीं है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो काई स्क्वायर की बात यहाँ पे ख़त्म होती है, और आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं अपने फ्लोर को क्वेरीज के लिए ओपन करता हूँ, और इसके बाद हमको कोरिलेशन पढ़ना है। तो कोरिलेशन इससे अलग कंसेप्ट है, इसीलिए मैं मिक्सअप नहीं करता आज की क्लास में। धीरे धीरे पढ़ाता हूँ ताकि आपको आसानी में समझ में आए। Yes, if you have any questions, please ask.
और ये सारे बच्चे आपने साथ में टीवी ना चलाया, बच्चों को लेके ना बैठे क्लास में। हाँ, मैं यहाँ से आपको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कौन इंटरप्शन क्रिएट कर रहा है। ओके, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अपने माइक्रोफोन खुद अनम्यूट करिए, पूछिए। अब मुझे नहीं पता कि किसको क्वेश्चन पूछना है, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। चलिए मैं अनम्यूट कर देता हूँ। You may ask questions. The discussion of the chi-square ends hereby. chi-square के और भी एप्लीकेशंस हैं, तो आप थोड़ा पढ़िए। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। गरिमा, do you have any question? गरिमा, आपको कुछ पूछना है? अब आप नो सर। नो, ठीक है। अक्षय? ओम सर। ओम? नहीं सर, अभी तो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं। I think the most of you have gone through this test in master too, and यस सर, और ये बुक भी जो आपने बताई है ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, मतलब लैंग्वेज बहुत सिंपल है, तो स्लाइड्स में देखने के बाद एक बार जब वहाँ पे पढ़ते हैं तो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है एक। that is quite simple हाँ जी। and easy to understand books, especially for the beginners and new learners. You are rightly speaking. ये बहुत सिस्टमेटिक बुक है, पीछे टेबल है, बॉक्सेस हैं, हर चीज को फिर आंसर्स भी दिए हुए हैं जो एक्सरसाइज के बीच में, तो बहुत अच्छी किताब है सर। वेरी गुड। परसुन? ओम सर। ओम। पहाड़ में हो हरिद्वार, वहाँ पे हरिद्वार में आ गई? नहीं सर, पहाड़ में ही हूँ। तो नेट अच्छा काम कर रहा है, वेरी गुड। जी सर। बताइए, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। तुमने लेसन प्लान भी अच्छा बनाया था इसमें, गुड। थैंक जयवेंद्र? ओम सर। ओम, हाँ बताइए। सर मुझे तो लेट लगा, पता मैं तो लेट ज्वाइन कर पाया सर आज, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी और मैं वो टाइम देखा नहीं, मैंने सोचा 3:30 बजे से ही है। तो लिंक देखो ना, लिंक तो 12 बजे भेज दिया था। जी 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 सर, थोड़ा टाइम का वो हो गया सर। ठीक है, कल से कॉशस रहना जी सर। और ओम सर। पूरा रिकवर कर लेना, जैसे पढ़ लेना। वैसे आज हाँ सिंपल जी कंसेप्ट था, आपने मास्टर में ढंग से पढ़ी होगी। इवन दैट जी that जी may be sufficient to recall and understand, it's not big deal. जी। हाँ नेहा? हेलो? ओम सर। हेलो। नमस्ते। नमस्ते।
मैंने एक्चुअली वो टाइम की कंफ्यूजन हो गई थी इसके अंदर। मैंने वो अभी जस्ट ज्वाइन किया है, मेरे को लगा कि 3:30 बजे से ही है। नहीं, मैंने 3 में 12 बजे आप दे दी थी। एंड टुमारो henceforth आई विल टीच बाय 3 ओनली, क्योंकि ऐसा हो गया है कि हम लोगों को 10 बजे आना ज़रूरी हो गया है। हाँ जी। वी आर गोइंग थ्रू रेटिना स्कैन एवरी डे, so ओके I have to finish my duty hours by 4, so I have shifted it ओके by 3। तो सभी लोग ध्यान दें, कल से मैं क्लास 3 बजे ही शेड्यूल करूँगा। ओके ओके, ठीक है, 3 बजे डॉट आ जाएंगे। ओके, थैंक यू। डू हैव एनी क्वेश्चन थैंक टू यू। आस्क? नेहा जी, आपको कुछ पूछना है? नहीं नहीं, अभी नहीं, थैंक यू, अभी तो मेरा मिस हो गया। मेधा, हाँ जी, अभी डिस्कशन चल रही थी, अक्षय ने बताया कि आपने कोई बुक बताई है। एक्चुअली ना मेरे इसमें फोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो मेरा पीछे वाला डाटा सारा उड़ गया है। आप एक बार और प्लीज बताएंगे बुक के लिए? स्लाइड शेयर मैंने हटा दिया। अक्षय, आप सुन रहे होंगे, उसकी कवर आप शेयर कर दीजिए। अक्षय, उसकी जो कवर है बुक की, जी नेहा को सर, मैं कर दूंगा। आप व्हाट्सअप कर दीजिए। जी सर। थैंक ओम। यू। हाँ मेधा। ओम सर। ओम, हाँ जी सर, अभी बताइए। कोई डाउट नहीं है सर, एवरीथिंग अभी कोई इज डाउट नहीं है सर। एवरीथिंग इज क्लियर, वेरी गुड। सौरभ जी, प्रणाम। प्रणाम। बताइए पंडित जी। हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है। अभी घर कोई घर क्वेश्चन नहीं है सर। घर जाके सवाल कर लेना, इसको 2-4 सवाल लगा लेना चाय वाय पी के, तो ठीक रहेगा। जी जी। चेतन, Sir, नमस्ते। हाउ आर यू? fine, sir. आर यू अटेंडिंग माय क्लासेस रेगुलरली? Yes, sir. वेरी गुड। ओके, डू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क? No, sir. Actually, it is also my assignment work, so I have worked on it previously. So, not many questions right now. Very good. Assignment assigned to you people has made the good rehearsal to recall and review the study matters. Very good. Excellent. Okay, let me come to the Priyanka. Yes, Priyanka. ओम सर। नमस्ते। सर अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऑल राइट। और जो इससे पहले प्रियंका, इस बच्चे को ना थोड़ा लॉलीपॉप जी के सर। साइड में रख लेना आप दूसरे दिन से। हाँ, ये क्लास रिकॉर्ड सर हो मैं रही है। अभी आया मेरे रूम में। ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड में आता है। मैं अगर माइक्रोफोन ना भी लगाऊं तो ओके गेट्स रिकॉर्डेड। और प्राइवेट में यूट्यूब में डाल के देता हूँ आप लोगों के लिए। तो इस बच्चे का आवाज आ रहा है। हुई सूरजन? सूरजन, हेलो सर। सूरजन। सूरज, ये सूरजन है कि सूरज प्रणाम प्रसाद सर, है? सूरज सर। प्रणाम सर, सूरज सर। प्रणाम। तो आपने अपना नाम क्यों बैठ रखा है? यू मेड इट सूरजन 131। मेल आईडी का है सर। ओके ओके, गुड। बताइए सूरज जी। सर आज की क्लास तो बहुत अच्छे से समझ आई, पिछले 1-2 क्लासेस में मिस कर गया था। ठीक है, तो हम इस मीटिंग के एकदम समापन के घड़ी में आ चुके हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि आपको रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब में डाल भी दूं। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा आपको मिल रहा है, और आप रिहर्सल करिए अपने प्रॉब्लम में, अपने रिसर्च में क्या लगेगा उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।